Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. Started from a smartphone only, dealing with smartphone addiction. इसमें इतना प्लॉट है, ये अपने आप में एक फिल्म बन सकती है. And then we changed the whole idea. और फिर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक दूसरे प्रोजेक्ट का एक सब प्लॉट था. तो एक रूम में ये सारे फाउंडेशन के अलावा व्हाट यू नीड इज अ गुड परफॉर्मर. ही इज प्रत्युष, ही इज इन दैट स्पेस, ही इज पैनिकिंग. बाबिल और प्रत्युष में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है? फोन का यूज अनकॉमन है बट इनसाइड हम बहुत सिमिलर है. एज एन एक्टर रोल्स के हिसाब से प्रोसेस कैसे चेंज होता है? तो मैं कभी कोई प्रोसेस कहीं लेके नहीं जाता, मैं कहानी. तो जब हम स्टोरी भी लिख रहे थे, हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था, तो हमारे लिए फर्स्ट थॉट दिमाग में भुवन ही आया था. और हम उसको मतलब जानते भी हैं, मिल भी चुके हैं पर्सनली. एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी मतलब इट्स अनबिलीवेबल वो किस लेवल का मैच्योर है विद द फेम दैट ही हैज. सोशल मीडिया की क्योंकि फिल्म पूरी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, एज एन एक्टर क्या लगता है सोशल मीडिया के फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है? इट्स अ टूल. मैं अपनी क्रिएटिविटी वहाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ. वो सोशल मीडिया की गलती नहीं है कहीं. नो इट्स हर चीज़ हमें एज अ टूल दी जाती है, देन ह्यूमैनिटी डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल. 18 अप्रैल को Z5 पे एक फिल्म आ रही है, नाम है लॉग आउट. बहुत समय बाद कोई ऐसी फिल्म आती है जिसको देख के बतौर क्रिटिक सोल सेटिस्फाई हुई. मैं फिल्म देख चुका हूँ, आप लोगों के पास भी आएगी. और फिल्म में क्या कुछ खास है इसके लिए मेरे साथ मौजूद है इसकी टीम. मेरे साथ हैं विश्वापति, अमित एंड बाबिल. First of all, I will not say all the best, but I will say congratulations. As I said, फिल्म देख चुका हूँ, बहुत प्यारी फिल्म है. थैंक यू. वो हर फिल्म का ना एक बीज होता है, जिससे वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, पूरा ड्राफ्ट तैयार होता है. इस फिल्म का वो बीज क्या था? फर्स्ट थॉट, फर्स्ट लाइन, कैसे शुरू कैसे हुई है? I think बीज वही है जो हमारे जेबों में है. It started from a smartphone only, dealing with smartphone addiction, realizing कि फोकस कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व की तो यार फोन पे मैं ज़्यादा बढ़ रहा हूँ. लिखते हुए, बात करते हुए, वाइफ टोक रही कि अरे तुम बात कर रहे हो, तुम फ़ोन क्यों. और फिर हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक दूसरे प्रोजेक्ट का एक सब प्लॉट था कि यार एक सेलिब्रिटी का अगर कोई फ़ोन चुरा ले. एंड देन वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि यार इसमें इतना प्लॉट है, ये अपने आप में एक फिल्म बन सकती है. एंड देन वी चेंज द होल आइडिया. वी केम अप विद दिस कि व्हाट इफ किसी का फ़ोन चुरा ले. और हमें लगा कि यार ये नहीं हुआ है. एंड इट इज़ नॉट इवन साइंस फिक्शन या कुछ फ्यूचर में सेट. ये आज ही हो सकता है किसी के साथ. तो दैट्स हाउ वो बीज था कहानी का. अमित, फिल्म देखी, लगभग 80 से 90% जो फिल्म पूरी शूट है वो एक कमरे में है. बाबिल है, लैब सिस्टम है उनका. Correct. और वो लैंडलाइन वगैरह मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं दूंगा, बट वो बेसिकली पूरे कमरे में ही है. उस चीज़ को विजुअलाइज करना, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल था? क्योंकि आज हम देखते हैं फिल्मों के बड़े बड़े सेट लगते हैं, बड़े बड़े लोकेशंस हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ध्यान हट जाता है. बट यहाँ एक कमरा है, बाबिल है और चल रही हैं चीज़ें. करेक्ट. तो आई थिंक ये राइटिंग स्टेज से ही हम लोग बहुत कॉन्शियस थे कि इस टाइप की बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, लेकिन वही चैलेंज होता है ऐसी मूवीज़ में कि आप उसको विजुअली, एक आप स्टोरी से तो इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे, पर विजुअली कैसे इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे. तो आई थिंक वो राइटिंग से ही, जैसे बिस्सो ने जिस तरह से लिखा था, तो पूजा जो DOP है, जब उनको हम ऑन बोर्ड लाए तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे 4 डिस्टिंक्ट लुक्स क्रिएट करेंगे एंड वो हर स्टोरी के एक पार्ट को सिग्निफाई करेंगे. एक डे का है, एक नाइट का है, एक कलर्स है, एक डार्क है. तो ऐसे पैतरे यूज़ करने का आइडिया आया. एंड राइटिंग से भी वो बहुत हेल्प मिलती है. प्लस हमारे पास कुछ बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी है जो वन लोकेशन है. तो जैसे गिल्टी करके एक बहुत अच्छी मूवी अगर आपने देखी है, तो इन चीज़ों से आपको आइडियाज़ भी आते हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं ऐसी चीज़ वर्क कर सकती है. एंड आई थिंक टेक्नीशियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है इस टाइप की चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में, क्योंकि आर्ट से लेके, लाइटिंग से लेके, इवन दी एडिट की, मतलब क्या पेसिंग रखनी है उस चीज़ की ताकि आप एंगेज रहें. तो आई थिंक उस मामले में हमारी जो पूरी टीम आई थी, थैंकफुली वो बहुत सॉर्टेड, बहुत मेहनती टीम आई थी. एक हॉलीवुड फिल्म है मिसिंग,
अगर Yes. आप लोगों ने देखी हो, उसका भी ऑलमोस्ट कॉन्टेक्स्ट वही है Yeah. है ना, मतलब स्टोरी Yeah. काफी अलग है बट चीजें Yeah. जैसी दिखाई हैं। जब मैं वो फिल्म देख रहा था मुझे लगता रहा हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं कुछ बनता है, और बनेगा तो पता नहीं इतना हुक्ड हो पाएगा या नहीं, हाँ. बट मैं ये देख रहा था तो मेरे को फिल्म याद है, मैंने कहा भाई कर लिया हम लोगों ने। सो या नहीं आई थिंक मिसिंग तो चलो ऑन स्क्रीन film, फिल्म हाँ. है, हमारे लिए जैसे गिल्टी एक रेफरेंस था, मिजरी एक रेफरेंस था, which talks about एक फैन और एक क्रिएटर का क्या इक्वेशन होता है, obsessed fan. एंड लाइक ही वाज सेइंग आई थिंक वो एक रूम में ये सारे फाउंडेशन के अलावा व्हाट यू नीड इज अ गुड परफॉर्मर, जो कि वो इमोशन कैरी कर पाए फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। जो और विद बाबिल वो पहले डे वन से हमें वो समझ में आया कि ये है सीन में, करेक्ट, मतलब ही इज प्रत्युष, ही इज इन दैट स्पेस, ही इज पैनिकिंग, तो वो नेचुरली वो एक बार आप इमोशन से हुक हो गए, फिर वो निकलना आप उसके साथ ही हो, फिर जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा आप एज ऑडियंस भी शायद बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं निकल पाओगे। बाबिल और प्रत्युष में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है? बस फोन का यूज अनकॉमन है वैसे, मतलब रिलेट मैं जो एक्सटर्नल वैलिडेशन की उसकी नीड है, उसकी डिज़ायर है, उसके फादर से उसका डिस्टेंस है, वो सब बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल है। मैं जैसे मैं एक्सटर्नली उससे रिलेट नहीं कर रहा था, बट इनसाइड हम बहुत सिमिलर है, मतलब मुझे भी बहुत डिज़ायर है एक्सटर्नल वैलिडेशन की, जो मैंने जिस पर काम किया है। और हाँ, और डैडी इशूज़ फिल्म में एक सीन है जहाँ पे बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप वाला जो भी झूठ है वो भी कंटेंट है, हाँ, है ना? तो ये कभी एज एन एक्टर कुछ ऐसा किया कि हाँ ये कंटेंट है बट कितना सही है कितना झूठ है क्या है पता नहीं, बस ठीक है फॉर द सेक ऑफ कंटेंट हमने वो चीज़ उस वक्त बोल दिया, कर दी। मैंने कितनी 4 ही तो फिल्में हुई है, हाँ। उसमें कहाँ ही मतलब ये तो आप थोड़ा करियर बनने दो उसके हाँ। बाद पूछो। ये तो मैंने अभी 5 साल पहले ही काम शुरू किया है सर, मैंने तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं इस मोटिवेशन से तो नहीं किया है, ऑब्वियसली, बट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी टाइम कुछ करना पड़ेगा ऐसे कि यू नो यू डू इट फॉर द Sake of content. फॉर द सेक ऑफ योर ब्रांड, हाँ. नॉट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, बट आपको अपना ब्रांड भी बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांड के बिना आप फिर आप उस लेवल की फिल्म नहीं कर पाते जहाँ आपको जहाँ करनी है, जहाँ पहुँचने हैं। सपने भी बड़े हैं ना सर, क्या कर रहा हूँ। नहीं सपने बड़े ही रहने चाहिए। जो पुराने जो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स रहे, चाहे वो कला रहा हो, चाहे वो द रेलवे मैन रहा हो, उसके बाद अब ये एज एन एक्टर रोल्स के हिसाब से प्रोसेस कैसे चेंज होता है? सर मुझे लगता है कि एक्टर का भी प्रोसेस लेके अगर जाएगा कहानी के पास तो वो कहानी के आड़े आने लगेगी। कहानी आपको प्रोसेस बताए वो बेहतर होगा। तो मैं कभी कोई प्रोसेस कहीं लेके नहीं जाता, मैं कहानी से पूछता हूँ क्या करूँ भाई, तो वो कहानी बताती है। सर एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपके पास बहुत सारे क्राउन्स है जो आप लेके घूम रहे हो, उन सबको कैसे मैनेज करते हो? लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डायरेक्टिंग समथिंग तो क्या माइंडसेट रहता है? अब वहीं बदल गया, अब आप एक्ट कर रहे हो, फिर प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर लिख रहे हो, वो सारी चीजें एक दूसरे में घुसती नहीं है क्या? बहुत पहले घुसती थी, बट जैसा उसने कहा आई थिंक वो एज लॉन्ग एज यू आर सर्विंग द स्टोरी ना, आपको पता है कि मेरा सीन में एज एन एक्टर मेरा सीन में ये रोल है, मुझे इतना करना है, तो आप उतना ही करते हो। जब आप राइटर होते हो, कोई और डायरेक्ट कर रहा है, तो आपको पता है कि मैं इतना इस लेवल तक फीडबैक ऐसे देता हूँ कि वो मेरा काम ये है। तो एज लॉन्ग एज आप स्टोरी जानते हैं, अपना रोल जानते हैं, उतना मुश्किल होता नहीं ऑनेस्टली। तो आई थिंक मेरे लिए वो राइटिंग का क्राउन ही बहुत मुश्किल कैरी है कैरी करना, वो खत्म नहीं होता है काम कभी। वो क्राउन भी नहीं है, वो बोझ है। क्राउन ऑफ बार्ब्ड वायर्स, वो बार्ब्ड वायर्स वाला है, तो वो ही बोझ उठा नहीं पाता हूँ मैं। तो बाकी सब हो जाता है, कुछ अच्छा है, बट आई थिंक वही मेजर बोझ वही है, वही उठाना है। बोझ मत बोले यार, राइटर बाप होता है। नहीं ऐसा बोलते हैं, बट मैं बहुत उसको वैसे लेता हूँ कि ऑनेस्टली it's a big responsibility because you are serving ammunition to very talented people. तो if you give them good ammunition, every department will do their job well. तो वो बहुत फोकस और वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो हाँ, उसको निभाने में थोड़ा वक्त लगता है। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे भुवन है, मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में भी वो दिख चुका है हमें, है ना? वो प्लान था, वो स्पॉन्टेनियस था, भुवन वाज द फर्स्ट चॉइस। वो सेटअप कैसे हुआ? आई थिंक हमारे YouTube पे जब हम स्केचेस बनाते थे, एंड बाय द टाइम वी वर
मूविंग ऑन टू शोज एंड ऑल, तब आई थिंक भुवन वाज द मोस्ट पॉपुलर। तो Correct. जब हम स्टोरी भी लिख रहे थे, हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था, तो हमारे लिए फर्स्ट थॉट दिमाग में भुवन ही आया था। और हम उसको मतलब जानते भी हैं, मिल भी चुके हैं पर्सनली, एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी मतलब इट्स अनबिलीवेबल वो किस लेवल का मैच्योर है विद द फेम दैट ही हैज़। एंड तो हमारे लिए वो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस था। एंड लिटरली बस उसको एक कॉल करके पूछना पड़ा, उसने बोला हाँ अब बताओ जब अपन कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो आई थिंक द ओनली हैसल वाज कि टाइमिंग कब बिठाएं कि वो भी अवेलेबल हो और हमारे स्केड्यूल में भी पड़े। एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर। या ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, नहीं Please बता। नहीं अरे बता। यार आप खुद नहीं, 18 अप्रैल के बाद वो बोल सकते हैं। हाँ इम्प्रोव वो कुछ किया, उसने कुछ ऐसे इतना स्पॉन्टेनियस इम्प्रोव किया था, हम सबको लगा कि वो जो उठ असली के है। जाने वाला सीन है, हाँ हाँ मतलब वही उसी बिट में उसी बिट में है, बट वो आप फिल्म देख मतलब वो फिल्म में पता चलेगा। उन्होंने तो देख लिया। हाँ बट उसने ऐसे कुछ इम्प्रोव किया था, हम सब डर गए थे कि वो ऐसा इतना असली था कि मैंने तो सॉरी बोल दिया था। उसे तो एक सेकंड के लिए बाबिल को लगा कि सही में वो offend असली हो गया। हाँ, उसने इतना रियलिस्टिक किया था। वाओ। बाबिल एज एन एक्टर सोशल मीडिया की, क्योंकि फिल्म पूरी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, एज एन एक्टर क्या लगता है सोशल मीडिया के फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है? वो आपके ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर है कि उसके फ़ायदे हम उठाएं या उसके नुकसान झेलें। वो सोशल मीडिया की गलती नहीं है कहीं, यू नो इट्स हर चीज़ हमें एज अ टूल दी जाती है, देन ह्यूमैनिटी डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट। उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो, उसको नेगेटिवली यूज़ कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता उसका नुकसान। आप उसको कैसे देखते हो? लाइक अकॉर्डिंग टू यू सोशल मीडिया इज गुड फॉर यू, और लाइक आपके अकॉर्डिंग वो कैसा है? अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ टूल। मैं अपनी क्रिएटिविटी वहाँ एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मुझे मैं अपना म्यूज़िक डाल सकता हूँ, मुझे किसी लेबल की ज़रूरत नहीं है म्यूज़िक डालने के लिए। मैं आई कैन इंटरेक्ट विद द पीपल दैट एडमायर Your work. my work, our work, everybody's work, you know. Yeah, there are really good pages. There's some extremely good, nice pages that have good content. But yeah, वो आपके ऊपर है, आप कैसे इस्तेमाल use कर रहे हो। कर रहे हाँ। ओके मिस्टर परमानेंट रूममेट्स, फर्स्ट रिलीज्ड इंडियन वेब सीरीज, और अब बहुत साल हो गए हैं, दशक बीत चुके हैं, ये जो पूरा शिफ्ट चेंज हुआ है, वो बहुत क्लीन सीरीज जो शुरू में आने लगी थी, बट अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, गाली गलौज भी है, सीन्स का कोई सेंसर नहीं है। हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट? की लगता है यार OTT जिस वजह से, जिस तरह से शुरू हुआ था, बट कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट वो उतना खूबसूरत नहीं रह गया जो होना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि हर क्रिएटर को हर तरह की कहानी कहने की आज़ादी होनी चाहिए। अब अगर आप कुछ गुंडों की कहानी दिखा रहे हो, गैंग्स की कहानी दिखा रहे हो, तो शायद वो गाली गलौज देंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप वो शॉक इम्पैक्ट के लिए करते हो, तो वहाँ पे आई थिंक ऑडियंस ही कॉल आउट कर देती है। तो आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप, और आई थिंक प्लेटफॉर्म्स शुड बी कॉशियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि अगर कोई गाली अडल्ट्स के लिए है, आप लेबल लगा रहे हो उस पर, तो आई थिंक जिसको हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप जो कहानी कहना चाहते हो वो कहो। द मोमेंट आप वो बैन कर रहे हो या आप बोल रहे हो कि वो गाली मत दे, तो वो मेरे राइट को भी इन्फ्रिंज कर रहा है। कि अगर कल को मुझे देना है, मुझे किसी कहानी वैसी कहनी है जिसमें गाली गलौज हो, तो मुझे भी वो फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मैंने कभी इसको एज अब्यूज नहीं देखा। हाँ, एक दो केसेस हो सकते हैं जहाँ पे लोगों ने शॉक वैल्यू के लिए किया था। बट जैसे आपके जो शोज आते थे, जैसे बेयरली स्पीकिंग विद अर्नब, वो कितने खूबसूरत रहते थे, है ना? आपने उन लोगों से बात करी है और वो बहुत फन इंटरेक्शन रहा है, बहुत सीरियस भी रहा है, बहुत थॉटफुल रहा है, जिनसे आज हम लोग शायद बात करना चाहते हैं, बट वक्त नहीं मिल रहा है, ये सिनेरियो वैसा नहीं है। वो शिफ्ट मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। आई थिंक शिफ्ट मैंने इसको वैसे ही देखा है हमेशा से कि कुछ लोगों ने शायद वो शौक के लिए किया, उसके बाद वो काइंड ऑफ एक इंटरनेट ट्रेंड बन गया कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। बट ओवरऑल मैंने इसको हमेशा से ऐसे देखा कि जैसे अभी भी हम भी जो शोज बनाते हैं, अभी भी हम फैमिली बेस्ड शोज बना रहे हैं और लोग देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता बहुत कुछ चेंज हुआ है ऑनेस्टली। Okay. Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.